ब्रह्मांड, अंतरिक्ष और समय और उसकी सामग्री, ग्रहों, सितारों, आकाशगंगाओं और पदार्थों और ऊर्जाओं के अन्य सभी रूपों सहित बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के विकास का प्रचलित ब्रह्मांड संबंधी विवरण है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष और समय एक साथ उभरे 13.787 अरब साल पहले और बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जबकि पूरे ब्रह्मांड का स्थानिक आकार अज्ञात है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के आकार को मापना संभव है, जो वर्तमान समय में व्यास में लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड के कुछ शुरुआती ब्रह्मांड संबंधी मॉडल प्राचीन ग्रीक और भारतीय दार्शनिकों द्वारा विकसित किए गए थे और वे भूकेंद्रित थे, जो पृथ्वी को केंद्र में रखते थे। सदियों से अधिक सटीक खगोलीय प्रशिक्षणों ने निकोलस कोपरनिकस को सौर मंडल के केंद्र में सूर्य के साथ सूर्य केंद्रित मॉडल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को विकसित करने में आइजैक न्यूटन ने कोपरनिकस के काम के साथ साथ जोहान्स केपलर के ग्रहों की गति के नियमों का निर्माण किया और टाइको ब्राहा द्वारा अवलोकन आगे की पर्यवेक्षणीय सुधारों से यह एहसास हुआ कि सूर्य मिल्की वे में कुछ 100 अरब सितारों में से एक है, जो देखने योग्य ब्रह्मांड में कुछ 100 अरब आकाशगंगाओं में से एक है। एक आकाशगंगा के कई तारों में ग्रह हैं। सबसे बड़े पैमाने पर आकाशगंगाओं को समान रूप से और सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड का न तो कोई किनारा है और न ही कोई केंद्र है। छोटे पैमाने पर आकाशगंगाओं को गुच्छों और सुपर क्लस्ट में वितरित किया जाता है, जो अंतरिक्ष में विशाल तंतु और रिक्तियां बनाते हैं, जिससे एक विशाल फोम जैसी संरचना बनती है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई खोज ने सुझाव दिया कि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी और तब से अंतरिक्ष का विस्तार हो रहा है। बढ़ती दर से बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार के साथ शुरू में मौजूद ऊर्जा और पदार्थ कम घने हो गए हैं। लगभग 10⁻³ सेकंड में एक प्रारंभिक त्वरित विस्तार, जिसे स्फीतिकारी युग कहा जाता है, और 4 ज्ञात मूलभूत बलों के अलग होने के बाद ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा हुआ और विस्तार करना जारी रखा, जिससे पहले उपपरमाणविक कणों और सरल परमाणुओं का निर्माण हुआ। डार्क मैटर धीरे धीरे इकट्ठा होता है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में तंतुओं और रिक्तियों की फोम जैसी संरचना बनाता है। हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल धीरे धीरे उन स्थानों की ओर खींचे गए जहां डार्क मैटर सबसे घना था, जिससे पहली आकाशगंगा, तारे और आज दिखाई देने वाली हर चीज का निर्माण हुआ। आकाशगंगाओं की गति का अध्ययन करने से पहले यह पता चलता है कि ब्रह्मांड में दृश्यमान वस्तुओं की तुलना में बहुत अधिक पदार्थ है। तारे, आकाशगंगाएं, नेबुला और इंटरस्टेलर गैस इस अनदेखे पदार्थ को डार्क मैटर के रूप में जाना जाता है। डार्क मैटर अर्थात इसके अस्तित्व के व्यापक अप्रत्यक्ष प्रमाण हैं, लेकिन हमने अभी तक इसका प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं लगाया। ACDM मॉडल ब्रह्मांड का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल है। यह बताता है कि बारे में ब्रह्मांड में द्रव्यमान और ऊर्जा का 69.2% से 1.2% डार्क एनर्जी है, जो अंतरिक्ष के विस्तार के त्वरण के लिए जिम्मेदार है, और लगभग 25.8 से 1.1% डार्क मैटर है। साधारण बोरोनिक पदार्थ इसलिए ही है। भौतिक ब्रह्मांड का 4.84%, 0.1%, तारे, ग्रह और दिखाई देने वाले गैस या बादल सामान्य पदार्थ का केवल 6% ही बनाते हैं। ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य के बारे में कई प्रतिस्पर्धी कल्पनाएं हैं, और बिग बैंग से पहले क्या अगर इस कुछ भी के बारे में है, जबकि अन्य भौतिकवादियों और दार्शनिकों के अनुमान लगाने से इनकार कर दिया था कि पूर्व राज्यों के बारे में जानकारी कभी भी सुलभ होगी। कुछ भौतिकवादियों ने विभिन्न बहुविधि परिकल्पनाओं का सुझाव दिया, जिसमें हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक हो सकता है जो इसी तरह मौजूद है।
और बिग बैंग के अनुसार जो ब्रह्मांड का विस्तार देखा गया है वो ब्रह्मांड के विकास का प्रचलित मॉडल बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग मॉडल कहता है कि ब्रह्मांड की सबसे प्रारंभिक अवस्था बेहद गर्म और घनी थी और बाद में ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा हुआ। मॉडल सामान्यतः सापेक्षता पर आधारित है और अंतरिक्ष की एकरूपता और आइसोटोपी जैसी सरल धारणाओं पर आधारित है। कॉस्मोलॉजिकल स्थिरांक लैम्डा और ठंडे डार्क मैटर वाले मॉडल का एक संस्करण जिसे लैम्डा CDM मॉडल के रूप में जाना जाता है सबसे सरल मॉडल है जो ब्रह्मांड के बारे में विभिन्न अवलोकनों का यथोचित अच्छा विवरण प्रदान करता है। बिग बैंग मॉडल में आकाशगंगाओं की दूरी और रेडशिफ्ट के सहसंबंध, हाइड्रोजन से हीलियम परमाणुओं की संख्या का अनुपात और माइक्रोवेव विकिरण पृष्ठभूमि जैसे अवलोकन शामिल हैं। प्रारंभिक कई सघन अवस्थाओं को प्लैंक युग कहा जाता है। समय शून्य से लेकर लगभग 10⁻⁻⁴ सेकंड की एक प्लैंक समय इकाई तक की एक संक्षिप्त अवधि। प्लैंक युग के दौरान सभी प्रकार के पदार्थ और सभी प्रकार की ऊर्जा एक सघन अवस्था में केंद्रित थी और गुरुत्वाकर्षण वर्तमान में 4 ज्ञात बलों में से सबसे कमजोर माना जाता है कि अन्य मौलिक बलों की तरह ही मजबूत है और सभी सेनाएं एक हो सकती हैं। इस प्रकार प्रारंभिक अवधि को नियंत्रित करने वाली भौतिक प्लेग युग में क्वांटम गुरुत्व सहित समझ में नहीं आता है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि समय शून्य से पहले क्या हुआ था। प्लैंक युग के बाद से अंतरिक्ष अपने वर्तमान पैमाने पर विस्तार कर रहा है। पहले 10⁻⁻32 सेकंड के भीतर होने वाली ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति की एक बहुत ही कम लेकिन तीव्र अवधि के साथ यह एक तरह का विस्तार था जो आज हम अपने चारों ओर देख सकते हैं। अंतरिक्ष में वस्तुएं भौतिक रूप से नहीं चलती, इसके बजाय अंतरिक्ष को परिभाषित करने वाली मैट्रिक्स ही बदल गई। हालांकि अंतरिक्ष में बहुत सी वस्तुएं प्रकाश की गति से तेज गति से आगे नहीं बढ़ सकती। यह सीमा स्वयं अंतरिक्ष समय को नियंत्रित करने वाले मैट्रिक पर लागू नहीं होती है। मुद्रास्फीति की यह प्रारंभिक अवधि बताती है कि अंतरिक्ष बहुत सपाट और बहुत बड़ा क्यों दिखाई देता है। ब्रह्मांड की शुरुआत के बाद से प्रकाश यात्रा कर रहा है। ब्रह्मांड के अस्तित्व के 1 सेकंड के पहले अंश के भीतर 4 मूलभूत बल हो गए थे, जैसे कि ब्रह्मांड अपने अकल्पनीय रूप से गर्म अवस्था से ठंडा होना जारी रहा। विभिन्न प्रकार के उप परमाणु कण कम समय में क्वार्क युग, हेड्रॉन युग और लेप्टन युग के रूप में जाने जाते थे। साथ में इन युगों में बिग बैंग के बाद 10 सेकंड से भी कम समय शामिल था। स्थिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सहित ये प्रारंभिक कण हमेशा बड़े संयोजन में स्थिर रूप से जुड़े होते हैं, जो कि तब परमाणु संलयन के माध्यम से अधिक जटिल परमाणु नाभिक बनाते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे बिग बैंग न्यूक्लियोथेसिस के रूप में जाना जाता है, केवल लगभग 17 मिनट तक चली और बिग बैंग के लगभग 20 मिनट बाद समाप्त हुई। इसलिए केवल सबसे तेज और सरल प्रक्रियाएं हुई। ब्रह्मांड में लगभग 25% प्रोटॉन और सभी न्यूट्रॉन द्रव्यमान से हीलियम में परिवर्तित हो गए, जिसमें थोड़ी मात्रा में ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का एक रूप और लिथियम के निशान थे। कोई भी अन्य तत्व बहुत कम मात्रा में ही बना था। अन्य 75% प्रोटॉन हाइड्रोजन नाभिक के रूप में अप्रभावित रहे। न्यूक्लियोसिंथेसिस समाप्त होने के बाद ब्रह्मांड ने फोटॉन युग के रूप में जाने वाली अवधि में प्रवेश किया। इस अवधि के दौरान तटस्थ परमाणु बनाने के लिए ब्रह्मांड अभी भी बहुत गर्म था, इसलिए इसमें नकारात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉनों, तटस्थ न्यूट्रॉनों और सकारात्मक नाभिकों का एक गर्म घना धूमिल प्लाज्मा था। लगभग 377,000 वर्षों के बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉनों और नाभिक पहले स्थिर परमाणु बना सकते थे। इसलिए ऐसे ऐतिहासिक कारणों से पुनर्संयोजन के रूप में जाना जाता है। वास्तव में
वास्तव में पहली बार इलेक्ट्रॉन और नाभिक का संयोजन हो रहा था। प्लाज्मा के विपरीत तटस्थ परमाणु कई तरंगदैर्ध्य के लिए पारदर्शी होते हैं। प्रकाश का इसलिए पहली बार ब्रह्मांड भी पारदर्शी बना। जब इस परमाणुओं का निर्माण हुआ तब जारी फोटॉन या वियुग्मित आज भी देखे जा सकते हैं। वे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बनाते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का ऊर्जा घनत्व पदार्थ की तुलना में अधिक तेजी से घटता है, क्योंकि एक फोटॉन की ऊर्जा उसके तरंगदैर्ध्य के साथ घट जाती है। लगभग 47,000 वर्षों में पदार्थ का ऊर्जा घनत्व फोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में बड़ा हो गया और ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर व्यवहार पर हावी होने लगा। इसके विकिरण वर्चस्व वाले युग के अंत और पदार्थ वर्चस्व वाले युग की शुरुआत को चिन्हित किया। ब्रह्मांड के शुरुआती चरणों में ब्रह्मांड के घनत्व के भीतर छोटे उतार चढ़ाव के कारण डार्क मैटर की सांद्रता धीरे धीरे बन रही थी। गुरुत्वाकर्षण द्वारा इनकी ओर आकर्षित होने वाले साधारण पदार्थ ने बड़े गैस बादलों का निर्माण किया और अंततः तारे और आकाशगंगाएं, जहां डार्क मैटर सबसे अधिक घना था, और शून्य जहां यह कम घना था। लगभग 100 से 300 मिलियन वर्ष के बाद पहले तारे बने, जिन्हें जनसंख्या तारे के रूप में जाना जाता है। ये संभवतः बहुत बड़े पैमाने पर चमकदार, गैर धात्विक और अल्पकिक थे। वे क्रमिक पुनर्मिलन के लिए जिम्मेदार थे। लगभग 200 से 500 मिलियन वर्ष और 1 मिलियन वर्ष के बीच ब्रह्मांड का और तारकीय न्यूक्लियोसिंथेसिस के माध्यम से 1 मिलियन वर्ष के बीच ब्रह्मांड का और तारकीय न्यूक्लियोसिंथेसिस के माध्यम से ब्रह्मांड को हीलियम से भरी तत्वों के साथ बीजने के लिए भी ब्रह्मांड में एक रहस्यमय ऊर्जा भी है। संभवतः एक अदृश्य क्षेत्र जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है, जिसका घनत्व समय के साथ नहीं बदलता है। लगभग 9.8 बिलियन वर्षों के बाद ब्रह्मांड का इतना विस्तार हो गया था कि पदार्थ का घनत्व डार्क एनर्जी के घनत्व से कम था, जो वर्तमान डार्क एनर्जी वर्चस्व वाले युग की शुरुआत को चिन्हित करता है। इस युग में डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड के विस्तार की गति तेज हो रही है। 4 में से मूलभूत अंतःक्रियाओं में से खगोलीय लंबाई के पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण प्रमुख है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव संचयी होते हैं। इसके विपरीत धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के प्रभाव एक दूसरे को रद्द करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिससे खगोलीय लंबाई के पैमाने पर विद्युत चुंबकत्व अपेक्षाकृत महत्वहीन हो जाता है। शेष 2 अंतःक्रियाएं कमजोर और मजबूत परमाणु बल दूरी के साथ बहुत तेजी से घटते हैं। उनके प्रभाव मुख्य रूप से उप परमाणु लंबाई के पैमाने तक ही सीमित हैं। प्रतीत होता है कि ब्रह्मांड में एंटी मैटर की तुलना में बहुत अधिक पदार्थ है। एक विषमता संभवतः सीपी उल्लंघन से संबंधित है। पदार्थ और एंटी मैटर के बीच यह असंतुलन आज मौजूद सभी पदार्थों के अस्तित्व के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि पदार्थ और एंटी मैटर अगर बिग बैंग में समान रूप से उत्पन्न होते हैं तो वे एक दूसरे को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं और उनकी बातचीत के परिणाम स्वरूप केवल फोटॉन रह जाते हैं। ऐसे प्रतीत होता है कि ब्रह्मांड में न तो शुद्ध संवेग है और न ही कोणीय संवेग, जो ब्रह्मांड परिमित होने पर स्वीकृत भौतिकी नियमों का पालन करता है। ये नियम गॉस के नियम हैं और तनाव ऊर्जा संवेग स्टेरॉइड्स का गैर विचलन है। सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष के सुदूर क्षेत्र, प्रकाश की परिमित गति और अंतरिक्ष के निरंतर विस्तार के कारण ब्रह्मांड के जीवन काल में भी कुछ दूर के क्षेत्र हमारे साथ कभी भी बातचीत नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए पृथ्वी से भेजे गए रेडियो संदेश कभी भी अंतरिक्ष के कुछ क्षेत्रों तक नहीं पहुंच सकते हैं। भले ही ब्रह्मांड हमेशा के लिए मौजूद हो, प्रकाश की तुलना में अंतरिक्ष तेजी से फैल रहा है। दूरबीन से देखे जा सकने वाले
स्थानिक क्षेत्र को अवलोकनीय ब्रह्मांड कहा जाता है, जो पर्यवेक्षण के स्थान पर निर्भर करता है। उचित दूरी एक विशिष्ट समय पर मापी जाने वाली दूरी, जिसमें वर्तमान भी शामिल है। पृथ्वी और देखने योग्य ब्रह्मांड के किनारे के बीच 46 मिलियन प्रकाश वर्ष है, जिससे देखने योग्य ब्रह्मांड का व्यास बनाता है लगभग 93 बिलियन प्रकाश वर्ष। अवलोकनीय ब्रह्मांड के किनारे से प्रकाश ने जितनी दूरी तय की है, वह ब्रह्मांड की उम्र के प्रकाश की गति से गुना 13.8 बिलियन प्रकाश वर्ष है। लेकिन यह किसी भी समय दूरी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, क्योंकि देखने योग्य ब्रह्मांड और पृथ्वी के किनारे आगे अलग हो गए हैं। तुलना के लिए एक विशिष्ट आकाशगंगा का व्यास 30,000 प्रकाश वर्ष है और दो पड़ोसी आकाशगंगाओं के बीच की विशिष्ट दूरी 3 मिलियन प्रकाश वर्ष है। एक उदाहरण के रूप में मिल्की वे मोटे तौर पर 100,000 से 180,000 प्रकाश वर्ष व्यास में है, और मिल्की वे की निकटतम बहन आकाशगंगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। क्योंकि हम देखने योग्य ब्रह्मांड के किनारे से परे अंतरिक्ष का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, यह ज्ञात है कि ब्रह्मांड का आकार इसकी समग्रता में परिमित है या अंत है। अनुमान बताते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड यदि परिमित है तो 1 से 250 गुना बड़ा होना चाहिए। हवाल क्षेत्र से 250 गुना बड़ा होना चाहिए। ब्रह्मांड के कुल आकार के लिए यह मानते हुए कि लैम्डा CDM मॉडल सही है, कई प्रयोगों द्वारा विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके मापदंडों के मापन से 2015 तक 13.799 बिलियन प्रकाश वर्ष पर ब्रह्मांड की आयु का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त है। समय के साथ साथ ब्रह्मांड और इसकी सामग्री विकसित हुई है। उदाहरण के लिए प्रेशरों और आकाशगंगाओं की सापेक्ष जनसंख्या बदल गई है और स्वयं अंतरिक्ष का विस्तार हुआ है। इस विस्तार के कारण पृथ्वी पर वैज्ञानिक 30 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा से प्रकाश का निरीक्षण कर सकते हैं, भले ही उस प्रकाश ने केवल 13 वर्ष अरबों की यात्रा की हो। उनके बीच का स्थान ही विस्तृत हो गया है। यह विस्तार इस अवलोकन के अनुरूप है कि दूर की आकाशगंगाओं से प्रकाश का पुनर्विस्थापन किया गया है। उत्सर्जित फोटॉनों को उनकी यात्रा के दौरान लंबी तरंगदैर्घ्य और कम आवृत्ति तक बढ़ाया गया है। टाइप लॉ सुपरनोवा का विश्लेषण संकेत मिलता है कि स्थानिक विस्तार में तेजी आ रही है। ब्रह्मांड में जितना अधिक द्रव्य का पारस्परिक गुरुत्वीय खिंचाव उतना ही प्रबल होगा। यदि ब्रह्मांड बहुत सघन होता तो यह गुरुत्वीय विलक्षणता में फिर से ढह जाता। हालांकि यदि ब्रह्मांड में बहुत कम पदार्थ होते हैं तो स्वयं गुरुत्वाकर्षण आकाशगंगाओं या ग्रहों जैसी खगोलीय संरचनाओं के निर्माण के लिए बहुत कमजोर होगा। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड का विस्तार नीरस रूप से हुआ है। शायद आश्चर्यजनक रूप से हमारे ब्रह्मांड में ठीक द्रव्यमान ऊर्जा घनत्व है, जो लगभग 5 प्रोटॉनों प्रति घन मीटर के बराबर है, जिसने इससे पिछले 13.8 बिलियन वर्षों से विस्तार करने की अनुमति दी है, जिससे ब्रह्मांड को आज के रूप में बनाने का समय मिल गया है। ब्रह्मांड में कणों पर गतिशील बल काम कर रहे हैं जो विस्तार दर को प्रभावित करते हैं। 1998 से पहले यह उम्मीद की गई थी कि ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण समय बढ़ने के साथ साथ विस्तार दर कम हो जाएगी और इस प्रकार ब्रह्मांड में एक अतिरिक्त अवलोकन योग्य मात्रा है, जिससे मंदी पैरामीटर कहा जाता है, जो कि अधिकांश ब्रह्मांड विज्ञानी सकारात्मक होने और ब्रह्मांड के पदार्थ घनत्व से संबंधित होने की उम्मीद करते हैं। आधुनिक भौतिकी घटनाओं को स्पेटाइज्म में व्यवस्थित होने के रूप में मानते हैं। यह विचार सापेक्षता के विशेष सिद्धांत से उत्पन्न हुआ, जो भविष्यवाणी करता है कि यदि एक
पर्यवेक्षक एक ही समय में दो घटनाओं को अलग अलग स्थानों पर होते हुए देखता है तो दूसरा पर्यवेक्षक जो पहले के सापेक्ष आगे बढ़ रहा है उन घटनाओं को अलग अलग समय पर होते हुए देखेगा। दोनों पर्यवेक्षक समय पर असहमत होंगे टी घटनाओं के बीच और वे दूरी के बारे में असहमत होंगे। डी घटनाओं को अलग करना, लेकिन वे प्रकाश की गति पर सहमत होंगे। सी और वे संयोजन के लिए समान मान मापेंगे, सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इस मात्रा के निरपेक्ष मान का वर्गमूल दो घटनाओं के बीच का अंतराल कहलाता है। अंतराल व्यक्त करता है कि न केवल अंतरिक्ष या समय में बल्कि स्पेस टाइम की संयुक्त सेटिंग में कितनी व्यापक रूप से अलग अलग घटनाएं होती हैं। ब्रह्मांड 3 स्थानिक आयामों और एक लौकिक समय आयाम से युक्त यह सहज द्विक समय सत्यता प्रतीत होता है। इसलिए भौतिक ब्रह्मांड के अंतरिक्ष समय में एक घटना को 4 निर्देशांकों के एक सेट द्वारा पहचाना जा सकता है। सामान्य सापेक्षता बताती है कि कैसे स्पेस टाइम द्रव्यमान और ऊर्जा द्वारा घुमावदार और मुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड की टोपोलॉजी या ज्यामिति में देखने योग्य ब्रह्मांड और वैशेषिक ज्यामिति में स्थानीय ज्यामिति दोनों शामिल हैं। ब्रह्मांड विज्ञानी अक्सर अंतरिक्ष समय के लिए दिए गए स्थान जैसे टुकड़े के साथ काम करते हैं, जिसे कोमोविंग निर्देशांक कहा जाता है। द्विक काल का वह भाग जिसे देखा जा सकता है पश्चात प्रकाश शंकु है, जो ब्रह्मांड संबंधी क्षितिज पर परिसीमन करता है। ब्रह्मांड संबंधित क्षितिज, जिसे कण क्षितिज या प्रकाश क्षितिज भी कहा जाता है, वह अधिकतम दूरी है जिसे कणों ने ब्रह्मांड की यात्रा की हो सकती है। ब्रह्मांड की उम्र में पर्यवेक्षक यह क्षितिज ब्रह्मांड के अवलोकन योग्य और अदृश्य क्षेत्रों के बीच की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मांड संबंधी क्षितिज का अस्तित्व गुण और महत्व विशेष ब्रह्मांड संबंधी मॉडल पर निर्भर करते हैं। ब्रह्मांड सिद्धांत के भविष्य के विकास का निर्धारण करने वाला एक महत्वपूर्ण पैरामीटर घनत्व पैरामीटर ओमेगा है, जिसे उस घनत्व के एक महत्वपूर्ण मूल्य से विभाजित ब्रह्मांड के औसत पदार्थ घनत्व के रूप में परिभाषित किया गया है। यह 3 संभावित ज्यामितियों में से एक का चयन करता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि क्या ओमेगा 1 के बराबर, उससे कम या अधिक है। इन्हें क्रम से समतल, खुला और बंद ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक ब्रह्मांड परिकल्पना प्रस्ताव है कि ब्रह्मांड में देखने योग्य जीवन के अस्तित्व की अनुमति देने वाली स्थितियां केवल तभी हो सकती हैं जब कुछ सार्वभौमिक मौलिक भौतिक स्थिरांक मूल्यों की एक बहुत ही संकीर्ण सीमा के भीतर हो। इस परिकल्पना के अनुसार यदि कई मौलिक स्थिरांक में से कोई भी केवल थोड़ा भिन्न होता तो ब्रह्मांड पदार्थ, खगोलीय संरचनाओं, तात्विक विविधता या जीवन की स्थापना और विकास के लिए अनुकूल होने की संभावना नहीं होती। जैसे कि समझा जा सकता है, क्या यह सच है और क्या यह सवाल पूछने के लिए तार्किक रूप से सार्थक है, यह बहुत बहस का विषय है। इस प्रस्ताव पर दार्शनिकों, वैज्ञानिकों के बीच चर्चा की जाती है। धर्मशास्त्री और सृजनवाद के समर्थक के बीच भी इन पदार्थों की रचना की जाती है। कुछ सट्टा सिद्धांत के प्रस्तावित किया है कि हमारा ब्रह्मांड डिस्कनेक्टिक ब्रह्मांडों के एक सेट में से एक है, जिसे सामूहिक रूप से मल्टीवर्स के रूप में दर्शाया गया है, जो ब्रह्मांड की अधिक सीमित परिभाषाओं को चुनौती देता है। यह बढ़ता है वैज्ञानिक बहुविधि मॉडल, चेतना के वैकल्पिक विमानों और नकली वास्तविकता जैसी अवधारणाओं से अलग है। मैक्स टैगमार्क ने भौतिकी में विभिन्न समस्याओं के जवाब में वैज्ञानिकों द्वारा सुझाई गई विभिन्न प्रकार की बहुविधियों के लिए एक 4 भाग वर्गीकरण योजना विकसित की है। इस तरह के मल्टीवर्स का एक उदाहरण
प्रारंभिक ब्रह्मांड के अराजक मुद्रास्फीति मॉडल से उत्पन्न होता है। और एक और मल्टीवर्स है जो क्वांटम यांत्रिकी की बहुविश्व व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। इस व्याख्या में तरंग कार्यों के सभी राज्यों के साथ क्वांटम सुपर पोजिशन और डिकोरेंस के समान तरीके से समांतर दुनिया उत्पन्न होती है। अलग दुनिया में महसूस किया जा रहा है। प्रभावी रूप से कई दुनिया की व्याख्या में मल्टीवर्स एक सार्वभौमिक तरंग के रूप में विकसित हुआ है। अगर हमारे मल्टीवर्स को बनाने वाले बिग बैंग ने मल्टीवर्स का एक पहनावा बनाया तो पहनावा का वेव फंक्शन इस मायने में उलझ जाएगा, इस तस्वीर से वैज्ञानिक रूप से सार्थक संभावनाओं को निकाला जा सकता है या नहीं, यह बहुत बहस का विषय रहा है और कई दुनिया की व्याख्या के कई संस्करण मौजूद हैं। क्वांटम यांत्रिकी की व्याख्या का विषम आम तौर पर असहमत से चिन्हित है, कम से कम विवादास्पद, लेकिन अभी भी अत्यधिक विवादित टैगमार्क की योजना में मल्टीवर्स की श्रेणी स्तर है। इस स्तर के मल्टीवर्स दूर के अंतरिक्ष समय की घटनाओं हमारे अपने ब्रह्मांड में द्वारा रचित है। टैगमार्क और अन्य ने तर्क दिया कि यदि अंतरिक्ष अनंत है या पर्याप्त से बड़ा और एक समान है तो पृथ्वी के संपूर्ण हवालायतन के इतिहास के समान उदाहरण अक्सर संयोग से होते हैं। टैगमार्क ने गणना की है कि हमारा निकटतम तथाकथित डोप्लरगैंगर हमारे 10 मीटर की दूरी पर है।